चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर से। चैप्टर का नाम है, वापस बोल रहा हूं मैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत ही बड़ा नाम है। तो हम ऐसा करते हैं इस नाम को ही समझते हैं। ठीक है, आज शुरू के 10 मिनट पहले से इस नाम को ही डिकोड करा जाए कि भाई ये नाम जो है, ये नाम का मतलब क्या है, इतने सारे वर्ड इसमें आ रहे हैं, इस नाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो वही थोड़ी देर अपनी चैट आप थोड़ा बंद रखना। ठीक है, और चैट को थोड़ी देर में प्राइवेट कर देता हूं, जिससे कि मान्या जी कह रही है भैया आज थोड़ा जल्दी खत्म कर देना, मेरी 11 बजे की फ्लाइट है। तो 11 बजे की फ्लाइट है ना, फोन तो ले सकती है साथ में, जब फ्लाइट में होगी उससे पहले खत्म हो जाएगी, तो बोर्डिंग करते साथ में फोन में साथ में। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सारा फोकस कमांडो बोर्ड पे, मतलब इस बोर्ड पे सारा फोकस रखा है तुम्हें। ठीक है, अब हम पहले इस चैप्टर के नाम को डिकोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को डिकोड करेंगे। जैसे हम चैप्टर के नाम को डिकोड करेंगे, फिर हमें थोड़ा चैप्टर के बारे में फील आनी शुरू होगी कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ध्यान से देखो, शांति से। ठीक है, हो गया हंसी मजाक, अब थोड़ा सा फोकस के साथ, अब थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ। ऐसा करते हैं, इसको पीछे से डिकोड करना शुरू करते हैं ना, पीछे से डिकोड करना शुरू करते हैं, इसको यहां पीछे से डिकोड करना शुरू करते हैं। अभी इसको हटा दो, पीछे से डिकोड करना शुरू करें। ठीक है, पीछे से डिकोड करना शुरू करेंगे। चलिए पीछे से डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आ रही है ना, सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब तुम्हें पता है, वेरिएबल्स का मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू वेरी करते हैं। पढ़ा था हमने कांस्टेंट वेरिएबल्स, ये सारे पढ़े थे पिछले चैप्टर में। तो वेरिएबल का मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती है। हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को जो है ऐसे करके लिख लेते हैं, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एंड सो ऑन। है ना, इतना तो याद है तुम्हें, इतना तो आता है कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इतना तो हमें आता है भैया जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो वेरिएबल का मतलब पता चल गया, और पीछे बढ़ा जाए। अगला वर्ड है टू। टू का मतलब दो वेरिएबल्स, हमें से दो वेरिएबल चाहिए। अच्छा, दो वेरिएबल चाहिए, चलिए x और y ले लेते हैं। तो ये टू भी समझ में आ गया। चलिए और डिकोड करा जाए, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब तो बताइए ना, मतलब ये तो मैं नहीं समझाऊंगा, ये तो अंग्रेजी की बात होगी। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया, इसके अगला वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है मेरे जान? इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। तो पीछे से हमने डिकोड करना शुरू करा, दो वेरिएबल की बात करी गई, हमने कहा दो वेरिएबल मान लो x और y। ठीक है, दो वेरिएबल्स की बात करी गई है, दो वेरिएबल्स मान लिया हमने x और y। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। ठीक है जी। अगली क्या चीज बोली गई हमें? अगला वर्ड में बोला गया लीनियर इक्वेशन। अगला वर्ड में बोला गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है मेरे जान? हमने पढ़ा था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। तो अभी तक हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है दो वेरिएबल्स के साथ। हमें क्या बनाना है? ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल यूं चैप्टर समझ में आ जाएगा। पीछे से हमने डिकोड करना शुरू करा, हमें पता चला दो वेरिएबल्स चाहिए हमें, तो दो वेरिएबल x और y ले लिए। इक्वेशन चाहिए मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो हमें बेसिकली लीनियर इक्वेशन बनानी है दो वेरिएबल्स के साथ। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए भाई साहब, डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल की पावर में 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स की पावर में 1 होना चाहिए। तो अब देखना मेरे को बताना, क्या ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? हाँ जी, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन भी है। क्या इनमें दो वेरिएबल है? हाँ जी, देखो x भी है, y भी है। तो मेरी जान, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। अरे समझे नहीं समझे, बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं, बहुत आराम से समझा रहा हूं। पहले चैप्टर का नाम तो क्लियर होना चाहिए, क्या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मेरी जान, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब डिग्री 1, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन, और दो वेरिएबल होने चाहिए, तो दो वेरिएबल में लिख रहे हैं x और y। तो मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। बिल्कुल है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया जी। ठीक है भैया, यहाँ पे एबीसी क्या है? एबीसी हमारे, एबीसी कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ये बिलोंग टू का साइन होता है, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, पर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। चैप्टर के नाम में एक और वर्ड भी तो छुपा हुआ है। चैप्टर के नाम में एक और वर्ड भी छुपा हुआ है, वो क्या वर्ड है? वो वर्ड है ऑफ। नहीं, ऑफ नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये नाम है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो तो ये हो गई। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है दो। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है दो। तो मतलब कि हमें दो लीनियर इक्वेशन चाहिए, दो लीनियर इक्वेशन चाहिए इन टू वेरिएबल। तो एक तो ये हो गई, है ना, और सेम वेरिएबल में एक और चाहिए, तो हमें सेम वेरिएबल चाहिए, सेम वेरिएबल में एक और इक्वेशन चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे a1 b1 c1 कर दें, तो यहाँ पे कांस्टेंट्स a2 कर दो, b2 कर दो, c2 कर दो। तो ये एक और आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों की जोड़ी को कहा जाता है। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब दो, या फिर जोड़ी बोल देता है ना, जोड़ी बोल देता ना, जोड़ी, JODI, जोड़ी। तो पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ी। तो ये दोनों जो है, ये दोनों पेयर है। पेयर का मतलब दो है, और ये दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देख लो, चेक कर लो, देखो क्या दोनों लीनियर है? देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। क्या दोनों इक्वेशन है? हाँ जी, इक्वल टू का साइन है। क्या दोनों में दो वेरिएबल्स हैं? हाँ जी, x और y, दोनों में दो वेरिएबल है। तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। पेयर है, ये दोनों पेयर है, मतलब दो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। सिंपल है, समझ गए मेरी जान। तो ये दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। क्लियर भैया? a1 b1 c1, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। कुछ एग्जांपल बता दो भैया, मैंने कहा जैसे मान ले ये है, एक है 2x + 3y - 2 = 0, और एक है x - 4y + 2 = 0। तो क्या इन दोनों को मैं बोल दूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? क्या इन दोनों को मैं बोल दूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? चेक करो, क्या दोनों लीनियर इक्वेशन है? हाँ, पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। इक्वल टू का भी साइन है तो इक्वेशन है। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, हाँ जी, दो वेरिएबल्स हैं, तो दोनों क्या है? दोनों मिला के क्या दे रही है? दोनों मिला के जोड़ी दे रही है, पेयर दे रही है। सिंपल एग्जांपल। तो बेसिकली हमें इन चैप्टर्स में, मतलब इस वाले चैप्टर में इसी तरह की इक्वेशंस के साथ डील करना है। हमें इस चैप्टर में इसी तरह की इक्वेशन के साथ डील करना है। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी। बेसिकली अगर मैं और प्रिसाइजली बोलूं तो दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, और इन्हीं के साथ हमें खेलकूद करनी है पूरे चैप्टर में। बस ये है चैप्टर में।
ठीक है, चैप्टर का नाम था, चैप्टर का जो नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका मतलब ये है कि हमें दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और दोनों लीनियर इक्वेशन के साथ हमें खेलकूद करनी है, ठीक है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन के साथ हमें खेलकूद करनी है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, नाम क्लियर हो गया चैप्टर का मतलब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक चीज मैंने और तुम्हें बताई थी, एक चीज मैंने तुम्हें और बताई थी कि ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, इन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है जी, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? जो लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक का तो पैराबोला होता है, ये मैंने बता रखा तुम्हें, क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। लीनियर का क्या होता है? लीनियर का क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मैं तुमसे एक अलग चीज पूछ रहा हूं, ये ऊपर वाले से अलग चीज है, ठीक है, नॉर्मल काम की बात है ये। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो मतलब कि भैया ये दोनों ही इक्वेशन जो है एक एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। जो पहली इक्वेशन है वो कोई लाइन 1 होगी और जो दूसरी इक्वेशन है वो कोई लाइन 2 होगी। भाई ये एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी। भाई ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन, दोनों अलग अलग लाइन है, दोनों अलग अलग लाइन है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर जब भी चैप्टर शुरू होता है ना, जब भी कोई मूवी शुरू होती है तो उसके शुरू के 10-15 मिनट में नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है मूवी में, तो ऐसे ही शुरू में 10-15 मिनट लगेगा कि भैया चैप्टर में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, पर पिछले दो चैप्टर बहुत अच्छे से करे हमने, शुरू में विश्वास रखो, धीरे-धीरे सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेते हो। मतलब कि भैया ये दोनों भी लाइन की इक्वेशन है, मान लो कोई लाइन 1 है, ये मान लो कोई लाइन 2 है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी किसी और लाइन की इक्वेशन है, दोनों जो है ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो मतलब कि ये एक तरह से इस चैप्टर में दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करी जा रही है। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब जोड़ी होती है, जोड़ा होता है, जोड़ा। तो दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करी जा रही है। अगर हम ग्राफिकली देखें, भाई इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया, अलजेब्रिकली तो हमें समझ में आ गया, अलजेब्रिकली दो लीनियर इक्वेशन इस तरह से हैं। पर अगर हम ग्राफिकली सोचने की बात करें तो इस चैप्टर में हमें दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हमें दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करी गई है। अब दो स्ट्रेट लाइन दुनिया में कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? सोचो, दो स्ट्रेट लाइन है, वो दुनिया में किस तरह से एग्जिस्ट कर सकती है? भाई जोड़ा है ना, तो जोड़ा किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है दुनिया में? या तो मान लो लाइन 1 ये है, मान लो लाइन 1 ये है और लाइन 2 जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो केस 1 क्या होगा? केस 1 क्या होगा मेरी जान? केस 1 क्या होगा? केस 1 क्या होगा? केस 1 होगा, केस 1 क्या होगा? बताओ केस 1 क्या होगा? जो केस 1 है, केस 1 होगा कि ये दोनों लाइंस क्या हो जाएं? इंटरसेक्टिंग हो जाएं। क्या हो जाएं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएं। समझ रहे हो? या तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं, और क्या हो सकता है? और किस तरह से दुनिया में दो लाइन हो सकती है? मान लो एक लाइन ये है, मान लो L1, और जो लाइन 2 है वो बिल्कुल इसके ऊपर चिपकती हुई चली जाए, लाइन 2 भी जो इसके ऊपर चिपकती हुई चली जाए। ये हो सकता है हमारा केस 2, ये हो सकता है हमारा केस 2। तो एक के ऊपर एक चढ़ जाए, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाए। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। एक बच्चा लिखा है ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए मेजर 3 लाइन चाहिए होती है। हम यहाँ पे 2 लाइन की बात कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे 2 लाइन की बात कर रहे हैं। तो 2 लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, इन्हें कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। और क्या हो सकता है? एक और केस क्या हो सकता है? भाई या तो सिर्फ एक पॉइंट में मिले, या फिर वो पूरी एक के ऊपर एक चढ़ जाए, या फिर क्या हो सकता है? बिल्कुल भी ना मिले। लाइन 1 और लाइन 2 जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या है? वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो या तो वो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ देखते रहो। तो दो लाइंस दुनिया में सिर्फ इन 3 तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। मैं 2 लाइन की बात कर रहा हूं, एक बच्चा लिखा है ट्रायंगल के लिए लल्ला 3 लाइन चाहिए होती है, ठीक है। और कैसे हो सकती है भाई? इसी तरीके से हो सकती है। या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट मतलब सिर्फ एक कॉमन पॉइंट आए। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है ओनली वन कॉमन पॉइंट। और जो कॉमन पॉइंट होता है ना उसे कहते हैं सॉल्यूशन, है ना, सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। भाई जितने कॉमन पॉइंट उतने सॉल्यूशन, इन दोनों के उतने सॉल्यूशन जितने कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है तो कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, वही पॉइंट उन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा केस, अगर कोइंसिडेंट हो जाए मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाए, तो भैया यहाँ पे तो भैया बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन, यहाँ पे तो भैया बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, एक के ऊपर एक चढ़ गई। तो इस केस में मैंने दिखा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। इस केस में क्या दिख रहा है? इस केस में दिख रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और भैया अगर पैरेलल हो गई तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये भी कोई ये अलग पॉइंट है और यहाँ के जो पॉइंट है वो अलग पॉइंट है, मतलब एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। समझे बंधु? है जी, समझे? तो मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया? अभी सिर्फ समझो, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझो। मैंने तुम्हें ये बताया हम यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख, मेरी आंखों में देख, ध्यान से समझेगा। इस चैप्टर में हम दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, वो ये दोनों हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये इसका एग्जांपल जो ये हो गया। इस तरह से हम दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो तो स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब कि इस चैप्टर में जो दो इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब कि इस चैप्टर में हम दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ग्राफिक एल्जेब्रिकली देखें तो दो लीनियर इक्वेशन है, पर ग्राफिकली देखें तो हम दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो स्ट्रेट लाइन क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, करेगी तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर एक के ऊपर एक चढ़ जाए, अगर एक के ऊपर एक चढ़ गई तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो गए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर पैरेलल हो गई तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो नो सॉल्यूशन आ गया। अरे क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है भैया बाइसेक्ट, अरे मैं अभी कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर लाइन बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो भी तो एक कॉमन पॉइंट है, वो ये तो केस हो गया। एक बच्चा बोल रहा है भैया परपेंडिकुलर होंगी, अरे मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूं कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगे तब भी तो एक लाइन ये है, परपेंडिकुलर तब भी तो एक ही सॉल्यूशन, एक पॉइंट तो कॉमन है, तो ये हो गया पॉइंट। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि दो लाइंस कितनी तरीकों से मिल सकती हैं? या तो सिर्फ एक पॉइंट में मिले, या फिर सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाए, या फिर एक भी पॉइंट कॉमन ना हो, ठीक है। क्लियर है। तो ये तीन केसेस होते हैं, ठीक है। एक बार आप लिख लो,
अब लिख लो एक बार, अब लिख लो एक बार, अब लिख लो एक बार, अब लिख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन केस पॉसिबल है कि अगर दो लाइंस है तो इन तीनों में से कोई एक केस पॉसिबल है, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या कोइंसिडेंट होगी, या फिर पैरेलल हो जाएगी। ये तीन चीजें पॉसिबल है। अब हमसे ना क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, अब हमसे ना क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन निकालो, सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन फाइंड करो कि भैया अगर इंटरसेक्ट हो रहा होगा, अगर इंटरसेक्ट हो रहा होगा तो किस पॉइंट पे होगा, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, वो सॉल्यूशन। अगर भैया कोइंसिडेंट हो रही होंगी तो कैसे हो होंगी वो बता दो, और अगर पैरेलल होंगी तो बोल दो नो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों लाइंस को ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक तरह से दो लाइंस है, ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 1 है, और ये हमारी लाइन 2 है। तो हमें इन दोनों लाइंस की ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ बना के देखना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करें। ग्राफ बनाना आता है, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं लाइन 1 की बात करूं जो कि है x + y = 3, ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? पहले अगर इस लाइन को बनाना सोचें, L1 लाइन को बनाना शुरू करते हैं, तो L1 लाइन को कैसे बनाएंगे? L1 लाइन बनाने का तरीका, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह से डब्बा बनाते हैं, याद आ रहा है? इस तरह से डब्बा बनाया जाता है, याद आ रहा है? इस तरह से डब्बा बनाया जाता है, याद आ रहा है? यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। अगर मैं x की जगह 0 ले लूं, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा? x की जगह 0 करके 0 + y = 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x = 0 पे y = 3 है। क्या बोला मैंने? x = 0 पे y = 3 है। और क्या कर सकते हैं? एक बार y 0 ले लेते हैं, तो अगर मैंने y 0 ले लिया तो y को यहाँ 0 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 3 आ गई। तो y = 0 पे x = 3 है। तो L1 के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ये जो L1 लाइन थी, इस L1 लाइन के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अगर मेरे को दो कोऑर्डिनेट पता चल गए तो बस अब तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? चलो एक बार ड्रॉ करते हैं, पहले L1 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? लाइन बनाई जाए, वो ग्राफ बनाया जाए। देखो देखो यहाँ पे अपन ये मान लो अपना y एक्सिस है, ठीक है? ये मान लो अपनी y एक्सिस है, ठीक है? और ये मान लो अपनी x एक्सिस है, ये मान ली हमने अपनी x एक्सिस है। ठीक है जी, चलिए ये अपना हो गया ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। सिमिलरली ये 1 2 3 4 5 6, इधर जाए ये x एक्सिस थी अपनी, ये y एक्सिस है। इधर जाए तो नेगेटिव x एक्सिस है, x डैश करके लिखते हैं उसे। तो यहाँ पे जाए तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और नीचे जाए तो इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, तो ये y डैश हो गया, नेगेटिव y एक्सिस। हमारे दो पॉइंट्स कौन से हैं? L1 के दो पॉइंट्स कौन से? देखते रहो, नहीं समझ में आया क्या है? लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के समझा रहा हूं, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, लाइन का ग्राफ बनाना है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? तुम लिख रहे हो भैया नहीं समझ में आ रहा। अबे लाइन ड्रॉ करनी है, तो अगर मेरे को L1 ड्रॉ करनी है, अगर मेरे को L1 लाइन जो अपनी x + y = 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करते हैं? एक बार x को 0 ले लिया तो y 3 आ रहा है, तो एक पॉइंट आ गया 0,3। एक बार y को 0 ले लिया तो x 3 आ रहा है, तो एक पॉइंट हो गया 3,0। ये दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट मिल जाए तो लाइन ड्रॉ हो जाती है। दो पॉइंट मिल जाए तो लाइन ड्रॉ हो जाती है। एक पॉइंट क्या है? 0,3, तो एक पॉइंट बना दो 0,3, तो x में 0 y में 3, ये पॉइंट हो गया अपना 0,3। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है 3,0, तो 3,0 बना दो, x में 3 y में 0, तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि L1 होगी, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, वही लाइन अपनी L1 लाइन होगी। बन गई, ये है अपनी L1 लाइन, बन गया L1। ठीक है, तो लाइन बनाने के लिए सिंपल केस है, लाइन का ग्राफ बनाना बहुत आसान है, लाइन का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। बस एक दो कोऑर्डिनेट निकाल लो, दोनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दो, लाइन खींच दो, बन गया L1। चलो L2 भी बनाते हैं, लाइन की क्वेश्चन तो बचपन में सीखे ना हम। L2 करते हैं, चलो L2 है 2x + y = 6। ठीक है, 2x + y = 6, डब्बा बना दो x y। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, तो बन जाएगा 0 + y = 6, तो y की वैल्यू 6, तो एक पॉइंट मिल गया 0,6। x की जगह 0 रखा, y की जगह 6 आ गया, तो 0,6। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो y की जगह 0 रख दूंगा तो 2x + 0 = 6, और यहां से आ गया 2x = 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो y = 0 पे x = 3, तो दूसरा पॉइंट आ गया 3,0। तो L2 के भी दो पॉइंट मिल गए। L2 एक लिखा भैया, मेरा मैसेज दिख रहा है क्या? सबका मैसेज दिख रहा है मेरे को सबका दिखता है, मेरे को सबका मैसेज दिखता है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रखा है जिससे तुम अपने आप में बातचीत ना कर पाओ। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 0,6 और एक आ गया 3,0, बना देते हैं। 0,6, x में 0 y में 6, तो ये आ गया 0,6, ये पॉइंट आ गया 0,6। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है 3,0, तो 3,0 बना देते हैं। तो x में 3 y में 0, यही पॉइंट है 3,0, ये बन गया तुम्हारा 3,0 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना लो। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो ये लाइन बन गई। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन अपनी L2 लाइन है। क्या देख सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, अरे समझे? अरे इतना नहीं समझ पा रहे, ये दो लाइन दिख रही हैं, L1 L2, भाई व्हाइट वाली L1, ग्रीन वाली L2। तो L1 और L2 क्या है? L1 और L2 जो है, L1 और L2 एक पॉइंट पे क्या हो रही हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। वो पॉइंट कौन सा है जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? ये पॉइंट है 3,0। और मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो हमें क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे ये जो है, हमें यहाँ पे अपना एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3,0। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3,0। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा था, इसमें पूछा था तुमसे सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली। ठीक है, ये था ना, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो इन दोनों को तुमने सॉल्व करा और इसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बना के तुम्हें पता चला कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो एक यूनिक सॉल्यूशन है, 3,0, मतलब x में 3 और y = 0, ये सॉल्यूशन है। x = 3 y = 0, ये सॉल्यूशन है। x = 3 y = 0, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ बना के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक को बोल देते हैं L1 और एक को बोल देते हैं L2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए दोनों का ग्राफ बनाएंगे और सॉल्व करेंगे।
करें करें चलिए। तो अगर मैं L1 की बात करूं, अगर मैं L1 की बात करूं, अगर मैं L1 की बात करूं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी है? नहीं, कुछ गड़बड़ी है क्या? एक सेकंड रुकना, 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 एक सेकंड रुकना। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है जी, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो लाइंस हमें दे रखी हैं, दो लाइंस हमें दे रखी हैं, दो लाइंस हमें दे रखी हैं, इनकी हमें ग्राफ बनाना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। L1 की अगर हम बात करें तो L1 है 2x + 4y = 10। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो डब्बा बना देते हैं जी, डब्बा बना देते हैं जी। x y क्या करें, x की जगह 0 रख दें, अगर हम x की जगह 0 रख दें, अगर हम x की जगह 0 रख दें यहाँ पे, तो x की जगह 0 रखने पे y क्या आ रहा है, 0 + 4y = 10, तो 2 * 2 = 4, 2 * 5 = 10, 5/2, y की वैल्यू आ रही है 5/2 मतलब 2.5। डेसिमल नहीं लेंगे यार, डेसिमल नहीं लेंगे, कुछ और लेते हैं x की जगह, कुछ और लेते हैं। जब डेसिमल आए ना, डेसिमल में मजा नहीं आता। x की जगह कुछ और लेते हैं, x की जगह अगर हम 1 ले लें, x की जगह अगर हम 1 ले लें, देखना ध्यान से, क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो डेसिमल में आता है, डेसिमल में मजा नहीं आता। तो मैंने x की जगह 1 ले लिया, तो क्या होगा देखो, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो। तो 2 + 4y = 10, तो 4y = 2 उधर जाएगा तो 10 - 2 बन जाएगा, तो 4y = 8, 4 2 8, तो y की जगह 2 आ गया। तो जब मैंने x = 1 लिया तो y = 2 आ गया, जब मैंने x = 1 लिया तो y = 2 आ गया। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं y = 0 ले लूं, y को 0 रख के देखा, x को 0 रखने से मेरे को डेसिमल मिल रहा था, मैंने फिर x को 0 नहीं रखा, फिर मैंने x को 1 रख लिया। अब चलो y को 0 रख के देखते हैं, तो y को जब 0 रखा तो 2x + 0 = 10, तो x बराबर आ गया 5, 2 5 10 होता है। तो यहाँ पे पूरा पूरा हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है, हमें पूरा एक इंटीजर मिल रहा है, तो हमने 0,5 ले लिया। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, x पहले आता है तो 5,0, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो L1 का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो दो पॉइंट मिल रहे हैं, 1,2 और 5,0। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, चलिए वापस से बनाया जाए, वापस से वही कार्यक्रम शुरू करा जाए। ये अपना x y एक्सिस हो गया, है ना, ये अपना यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर करते हैं थोड़ा सा, तो ये अपना x एक्सिस हो गया। ठीक है जी, ये अपना x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये अपना नेगेटिव x एक्सिस x डैश, ये अपना नेगेटिव y एक्सिस y डैश, और ये अपना हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो वापस से बनाओ 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी जाए तो 1 2 3 4 5 6, इधर जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नीचे जाए तो -1 -2 -3 -4 -5। चलिए जी, L1 ड्रॉ करते हैं। L1 के लिए हमारे पास एक है 1,2, तो पहले 1,2 बनाते हैं। तो x में 1 y में 2, x में चलेंगे 1 y में चलेंगे 2। देखो ध्यान से, समझना समझना, x में हम कहां चले, x में 1 चले और y में हम 2 चले, तो ये पॉइंट आ रहा है 1,2। x में 1 चलो y में 2 चलो, तो x में 1 चले y में 2 चले, तो ये पॉइंट आ रहा है 1,2। दूसरा पॉइंट कौन सा है जी, 5,0। तो x में चलो 5 और y में कुछ नहीं चलना, 0 चलना, तो ये आ गया 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो बनेगी, वो बनेगी अपनी L1 लाइन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बनेगी, ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन बन रही है अपनी L1 लाइन। ठीक है, ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन बन रही है हमारी L1 लाइन। ठीक है, चलिए L1 बन गया। L2 बनाना शुरू करें, L2 बनाना शुरू करें। ठीक है, मैं बहुत आराम से बना रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं तुम्हें सब चीज समझ में आए। अगर मैं L2 बनाना चाहूं तो L2 है 3x + 6y = 12, ये L2 है। डब्बा बनाते हैं, 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 एक x एक y, x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया, तो 0 + 6y = 12, तो 6 दूनी 12, तो y की जगह 2 आ गया। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, y की जगह 0 रख दूं, तो y की जगह 0 रख दूं तो 3x + 0 = 12, 3 4 12, तो x की जगह 4 आ गया। तो दो पॉइंट मिल गए 0,2 और 4,0, ये दो पॉइंट मिल गए, ये दो पॉइंट मिल गए। ठीक है, एक मिल गया 0,2, एक मिल गया 4,0, तो 0,2 और 4,0 बनाए, पहले 0,2, तो x में 0 y में 2, ये हो गया 0,2। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 0,2 आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है जी, दूसरा पॉइंट क्या है, 4,0, 4,0 क्या है, ये है, तो x में 4 y में 0, ये है 4,0, x में 4 y में 0, ये है 4,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो बनेगी, ये लाइन बनेगी हमारी, ये लाइन बनेगी हमारी L2 लाइन। तो ये L1 लाइन, ये L2 लाइन। हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों लाइन जो है, ये तो पैरेलल लाइन है, ये तो पैरेलल लाइन है, ये तो कहीं पे मीट कर ही नहीं है, ये तो कहीं पे भी क्रॉस कर ही नहीं है, ये तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। मतलब कि यहाँ पे तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस है, ये तो जी नो सॉल्यूशन वाला केस है ना, ये तो जी नो सॉल्यूशन वाला केस। हमने देखा था ना कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, केस 3, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए तो भाई साहब यहाँ तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। तो मतलब ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया था, ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया था, इसका अगर मैं आंसर लिखूंगा, अगर मैं इन दोनों का फाइनल आंसर लिखूंगा, ग्राफ तो हमने बना लिया, ग्राफ बना के हमने देखा कि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आंसर जो है वो है पैरेलल लाइंस, बोथ आर पैरेलल लाइंस, तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया, ये तो नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया। एक और बनाए, एक और है ना, एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक और वापस से हमें बोला जा रहा है सॉल्व करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली। ठीक है, तो ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, हमें पता है दोनों लीनियर इक्वेशन लाइंस है, तो दोनों लाइंस को बना के ड्रॉ करते हैं। L1 को ड्रॉ करते हैं, तो L1 है 3x - y = 2, ये लाइन है। ठीक है, डब्बा बनाओ और दो कोऑर्डिनेट निकालो, जल्दी मेरे निकालो, डब्बा बनाओ, दो कोऑर्डिनेट निकालो, डब्बा बना के दो कोऑर्डिनेट निकालो, जल्दी एक और बस लास्ट डब्बा बना के कोऑर्डिनेट निकालो, जल्दी डब्बा बना के कोऑर्डिनेट निकालो, जल्दी डब्बा बनाओ, कंपटीशन लगा रहे हो, डब्बा बना के निकालो, जल्दी अरे निकालो जल्दी डब्बा बना के कोऑर्डिनेट निकालो, जल्दी डब्बा बना के कोऑर्डिनेट निकालो, जल्दी क्या निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं भाई,
आगे आगे कैसे निकाले डब्बा बनाया एक्स वाई, एक्स की जगह अगर जीरो रख दूं, एक्स की जगह अगर जीरो रख दूं तो 0 - y = 2, तो y की वैल्यू आ गई -2, तो y बराबर -2। चलो बहुत बढ़िया, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0, -2। कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले x लिखा जाता है बाद में y, ठीक है, याद रखना, पहले x लिखा जाता है बाद में y, तो एक ये मिल गया। दूसरा कोई और y में 0 रख के देखें, y में 0 रख के मजा नहीं आ रहा यार, y में 0 रखेंगे ना तो देखो ये बन जाएगा = 2, तो x की जगह बन जाएगा 2/3। नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं लेना, डेसिमल में नहीं लेना, तो y की जगह क्या रखते हैं, y की जगह 1 रख देते हैं, y की जगह 0 नहीं रखते, y की जगह 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखें तो 3x - 1 = 2, तो यहां से 1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, 3x = 3, तो 3x = 3, तो x = 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो y = 1 पे x = 1, तो x = 1 y = 1, ये मिल गया ना 2 पॉइंट, ठीक है। चलिए वापस से अपना कारवां शुरू करें, वापस से ग्राफ बनाना शुरू करें। तो ये अपनी y एक्सिस हो गई, ये अपनी y एक्सिस हो गई, ठीक है। इसके बाद ये अपनी x एक्सिस हो गई, क्या बन गया, हाँ, ये अपनी यहां से यहां तक x एक्सिस हो गई, ठीक है जी। तो ये हो गई अपनी x एक्सिस, ये बन गई अपनी y एक्सिस, ये बन गई अपनी नेगेटिव x एक्सिस, और ये बन गई अपनी नेगेटिव y एक्सिस, ये बन गया अपना ओरिजिन। चलिए भैया वापस से अपना कारवां शुरू करें। चलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर करें तो 1 2 3 4 5, इधर करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे जाएं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है जी। क्या पॉइंट्स है दोनों, L1 के पॉइंट्स क्या है, 0, -2 जाना पहले तो मतलब x में 0 y में -2, ये पॉइंट आ गया अपना, 0, -2। दूसरा पॉइंट क्या है 1, 1 मतलब x में 1, x में भी 1 y में भी 1, x में 1 चले y में 1 चले, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है तुम्हारा 1, 1, ये पॉइंट है तुम्हारा 1, 1। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी वो होगी L1 लाइन, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बन रही है, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन बन रही है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन बन रही है हमारी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, अब यार एक तो घूमते रहते हैं यार, हाँ ये, तो ये जो लाइन बन रही है, हाँ ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है हमारी L1 लाइन, ठीक है जी। चलिए L2 बनाया जाए, L2 का डब्बा बनाया जाए, तो 9x - 3y = 6, इस लाइन का अगर हम डब्बा बनाएं, xy, तो x की जगह अगर हम 0 रख दें, तो 0 - 3y = 6, तो 3 2 6, तो y = -2। और अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, तो 9x - 0 = 6, यहां पे ये थोड़ा सा फिर से हो जाएगा, तो 0 नहीं रखेंगे, वापस से डेसिमल में आ जाएगा, तो 0 नहीं रखेंगे, 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं ना, 0 रखेंगे 1 रख के देखते हैं, तो 9x - 3 × 1 = 6, 3 × 1 उधर जाएगा तो +3, तो 6 + 3 = 9x, तो 9x = 9, तो x की वैल्यू आ गई 1, 9 1 9, तो x = 1। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, 0, -2 और 1, 1, ये 2 पॉइंट्स मिल गए। तो एक पॉइंट है 0, -2, तो एक पॉइंट है x में 0 y में -2, ओ मैंने गलत बना दिया, पिछले वाला पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट तो गलत है, ये 0, -2 ये कोई है, x में 0 था, y में -2 था, वाह यार तुमने पकड़ ली मेरी गलती, वाह यार मैंने तो इसी का 0, -2 गलत बना दिया, x में 0 y में -2 था, तो ये पॉइंट ये नहीं था, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है, है ना, ये 0, -2 ये वाला नहीं है, पहले वाला गलत है, अभी तो ये गलत है, 0, -2 ये गलत था, ये अगर हम बनाए तो x में 0 y में -2, ये पॉइंट है 0, -2, है ना। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली L1 लाइन, पहले L1 लाइन की अगर बात करें तो हमारी जो L1 लाइन बनेगी वो ये गलत है थोड़ी सी, वो अब ये है L1 लाइन, ठीक है, ये है L1 लाइन, ये है अपनी L1 लाइन, ठीक है जी, ये है अपनी L1 लाइन, तो ये लाइन है L1 लाइन। अब अगर L2 बनाए, तो L2 के लिए कौन से कोऑर्डिनेट है, 0, -2, तो x में 0 y में -2, ये तो यही पॉइंट आ गया, है ये तो यही पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 1, 1, तो वापस यही आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये तो एक सेकंड, ये तो सेम ही लाइन है, ये जो L2 लाइन बन रही है, ये तो L2 सेम ही लाइन है, मतलब कि यहाँ पे हमें दिखा है कि ये तो कोइंसिडेंट हो रही है, एक के ऊपर एक चल रही है, कोइंसिडेंट लाइंस है। अगर कोइंसिडेंट लाइंस है एक के ऊपर एक चल रही है, मतलब सारी पॉइंट कॉमन है, तो देयरफॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस हो गया। अरे हमने पढ़ा था ना मेरी जान कि अगर कोइंसिडेंट लाइंस हो तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन दिख रहे हैं, सारे पॉइंट्स कॉमन है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस हो गया, ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस बन गया, ये तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई, एक के ऊपर एक चल रही है, सेम लाइन है, दोनों की सेम लाइन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, कोई भी पॉइंट ले लो, सारी पॉइंट सॉल्यूशन है ना, 1, 1 भी एक सॉल्यूशन है, 0, -2 भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है सारी पॉइंट सॉल्यूशन है, सारी पॉइंट्स कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर इसका फाइनल आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर जो होगा कि बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, therefore infinitely many solution, ठीक है, therefore infinitely many solution हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। समझ गए। तो हमने तीन ग्राफ बनाए, है ना, हमने तीन ग्राफ बनाए। जब हमने ये सॉल्व करा, जब हमने ये दोनों पेयर सॉल्व करे, तो ये दोनों पेयर सॉल्व करने के बाद हमें दिखा ये तो इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों पेयर सॉल्व करे तो हमें दिखा ये तो पैरेलल है, मतलब पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन है। और जब ये दोनों हमने सॉल्व करी तो हमें दिखा, जब हमने सॉल्व करी मतलब हमने इसके ग्राफ बनाए, जब हमने इन दोनों के ग्राफ बनाए तो हमें दिखा कि भैया ये ग्राफ तो जो है, ये लाइन जो है तो कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। पर भैया ये बहुत बड़ा मेथड नहीं है, ये बहुत बड़ा मेथड नहीं है भैया, ये पता करने का कि लाइन कोइंसिडेंट है या लाइन पैरेलल है या लाइन इंटरसेक्टिंग है। मतलब भैया आज के बाद जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो हमें क्या भैया बार-बार ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा भैया देश में इतने सारे ग्राफ पेपर थोड़े खराब हो जाएंगे ना, है ना भैया, सेव पेपर सेव प्लीज। तो भैया तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, प्लीज इसका कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत भारी काम हो जाएगा इतने बड़े ग्राफ बनाने, है ना। बार-बार भैया इस तरह से पहले दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट निकालो, फिर दोनों लाइंस को ऐसे ग्राफ पे प्लॉट करो, फिर देखो कि कहां इंटरसेक्ट कर रही है, फिर इंटरसेक्ट करके उसको देखना कि कितने सॉल्यूशन है। तो बड़ा मेथड हो जाएगा, बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो कोई छोटा मेथड नहीं है जिससे हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे ही पहचान लें
जिससे हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे ही पहचान लें कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। कोई तो छोटा मेथड होना चाहिए ना भैया, बार बार इतना बड़ा मेथड। अच्छा चलो मान लो क्वेश्चन ने ये स्पेसिफिकली बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई ग्राफिकली सॉल्व करो, क्वेश्चन ने अलग से लिख के दिया हुआ है कि ग्राफिकली सॉल्व करो, तो बात अलग है भैया, क्वेश्चन ने बोला है तो हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। पर भैया कोई और मेथड नहीं है कि अगर हमें जल्दी पता करना हो, कि हमें जल्दी पता करना हो तो कोई और मेथड होना चाहिए, आसान मेथड होना चाहिए, छोटा मेथड होना चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, देखो बिल्कुल है, देखो देखो विदाउट ड्राइंग ग्राफ, बिना ग्राफ ड्रॉ करके हम पता कर सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। उसके लिए छोटा सा तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है, मान लो दो लाइंस हैं, ठीक है, मान लो दो लाइंस हैं, a1x + b1y = c1 और दूसरी लाइन है a2x + b2y = c2। मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये मान लो दो लाइंस हैं। हमें पता करना है कि क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग है, क्या लाइंस पैरेलल है, क्या लाइन कोइंसिडेंट है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, चेक कर, ठीक है, तो चेक कर, क्या चेक कर, हमें चेक करना है a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है। भैया a1 a2 b1 b2 क्या है, अरे कोएफिशिएंट्स x के साथ a1 चिपका हुआ है, इस x के साथ a2 है, इस y के साथ b1 है, इस y के साथ b2 है। तो a1/a2 का रेशो अगर b1/b2 के रेशो के बराबर नहीं आ रहा, a1/a2 का रेशो b1/b2 के रेशो के बराबर नहीं अगर आ रहा है, तो इस केस में हम कह देंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में क्या होता है, हमें मिलता है सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्या मिलता है, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, वो दोनों बराबर आ गए मान लो, और मान लो वो c1/c2 के भी बराबर आ गए, तो इस केस में जो लाइंस होती हैं वो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, वो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये तीनों ही रेशो a1/a2 का रेशो, b1/b2 का रेशो और c1/c2 का रेशो, ये तीनों ही रेशो अगर बराबर आ गए तो लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। एक के ऊपर एक लाइन चढ़ जाएगी, और अगर एक के ऊपर एक लाइन चढ़ जाती है तो इस केस में क्या कहते हैं, इस केस में कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा केस कि अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर आ जाए पर वो c1/c2 के बराबर ना आए। मान लो a1/a2 का रेशो b1/b2 के बराबर तो है पर c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में जो लाइन होंगी वो होंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस के केस में हम देखते हैं वी हैव नो सॉल्यूशन, वी हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है जान, तो ये तीन तरीके हैं, मतलब ये तीन क्या है, एक ही तरीका है। हमें चेक करना होता है सिंपल रेशो, हमें चेक करना होता है सिंपल रेशो। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, अगर पहले दोनों रेशो नहीं है इक्वल, तो कहते हैं इंटरसेक्टिंग। हमें दिख रहा है पहला रेशो, दूसरा रेशो, तीसरा रेशो, तीनों बराबर है, कोइंसिडेंट। पहला और दूसरा रेशो तो बराबर है पर तीसरे के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे पैरेलल लाइंस है। तो हम कह देंगे पैरेलल लाइंस है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तुम अपने आप समझ जाओगे, तुम अपने आप समझ जाओगे। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो दो लाइंस है 2x - 3y = 4 और एक लाइन है 4x - 6y = 9। हमें बताना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं, हमें बताना है ये दोनों लाइंस जो हैं क्या ये पैरेलल है या फिर क्या ये इंटरसेक्टिंग है या फिर क्या ये कोइंसिडेंट है। तीनों में से बताओ क्या ऑप्शन है, तीनों में से बताओ क्या है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। कैसे चेक करते हैं, रेशो से चेक करते हैं। पहले a1/a2 का रेशो लेते हैं, तो a1/a2 2/4 आ रहा है 1/2। b1/b2 का रेशो लेके देखें तो -3/-6, तो 3 2 6, ये हो गया 1/2। तो मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहे हैं। ये तो केस गया क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये होगा या ये होगा। एक बार c1/c2 और चेक करते हैं, तो 4/9 जो है ये नहीं कट पिट होगा। तो हमने ये देख लिया कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है पर c1/c2 के बराबर नहीं है। तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है पर वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो अगर वो c1/c2 के बराबर नहीं है तो हमें दिख रहा है कि वो तीसरा केस है। तो देयरफॉर दीस आर पैरेलल लाइंस। क्या है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन, ग्राफ ही नहीं ड्रॉ करना पड़ा, बिना ग्राफ ड्रॉ करे तुमने बता दिया, कि पैरेलल लाइंस होंगी, बिना ग्राफ ड्रॉ करे तुमने बता दिया कि पैरेलल लाइंस होंगी। समझ गए। चलो एक बार देखते हैं कितना समझे। या बिना ग्राफ ड्रॉ करे तुम बता सकते हो लाइंस क्या होंगी। अब तो तुम्हें दिखाई नहीं तो बट एक बार अगर मैसेज करें, देखना, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं साइड में करके देखते हैं। a1/a2 अगर निकालें तो a1/a2 क्या आ रहा है 1/2, b1/b2 क्या आ रहा है, b1/b2 आ रहा है 1/1। तो हमें दिख रहा है या तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, a1/a2 b1 पहले दोनों बराबर नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो क्या होंगी, तो कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग के केस में हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या लिए यूनिक सॉल्यूशन, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही थी। समझ गए। तो तुमने बिना ग्राफ ड्रॉ करे बता दिया कि इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन होगा। भैया पर ये यूनिक सॉल्यूशन निकालना भी तो है, इसके लिए तो भैया ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना। तो भैया फंस गए, यहाँ तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने ये तो बता दिया इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ तक तो आपने बता दिया। पर भैया अगर वो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दे तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना भैया। यहाँ से आपको 3, 0 तो नहीं पता चल रहा ना, यहाँ से आपको ये पॉइंट तो नहीं पता चल रहा ना। हाँ, आपको इतना पता चल गया इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक होगा। पर वो यूनिक क्या होगा उसके लिए तो भैया आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो आप फंस गए भैया। सॉल्यूशन ये पॉइंट निकालने के लिए 3, 0 पॉइंट निकालने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा भैया। मैंने नहीं, इसके लिए भी नहीं करना पड़ेगा। अगली क्लास में इसके भी मेथड देखेंगे। बिना ग्राफ ड्रॉ करे आप ये निकाल दोगे कि 3, 0 आपका सॉल्यूशन है। बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी आप बता दोगे कि वो जो यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या है। ठीक है, वो कुछ मेथड होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये इस वाले पे बताओ, इस वाले पे बताओ जल्दी से, इस वाले पे बताओ जल्दी से क्या होगा, इस वाले पे बताओ जल्दी से क्या होगा। इस वाले का भी चेक करें अगर तो a1/a2 चेक करें अगर तो वो क्या आ रहा है 3/9, तो ये हो गया 1/3। b1/b2 अगर हम चेक करें तो क्या आ रहा है -1 -1/-3 -1/3 c1/c2 अगर हम चेक करें तो 2/6 क्या आ गया 2 3 6 1/3। तो हम देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर। और अगर तीनों बराबर आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तीनों बराबर हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, देखो बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो तुमने बिना ग्राफ ड्रॉ करे बता दिया कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होंगी। दो लाइन बता दिया,
ठीक है, कोइंसिडेंट होगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया ना, मैं चाहता हूं कि ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो जाए, जो मैंने तुम्हें तीन फॉर्मूले बताए हैं, फॉर्मूले वेरीफाई हो जाए, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले वेरीफाई हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें और ध्यान रखनी है बस। क्या ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? पहला तो ऐसे क्वेश्चन करके लिख लेना, ऐसे डेंजर वाला साइन होता है ना, डेंजर वाला साइन होता है, वो खोपड़िया होती है, ऐसे खोपड़िया जो भी किस तरह से बनाते हैं खोपड़िया, तो ऐसे क्वेश्चन करके लिख लेना, क्वेश्चन करके लिख लेना। क्या है क्वेश्चन करके क्या लिख लेना, क्या लिख लेना? इक्वेशंस जो है ना, इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है भैया? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कांस्टेंट टर्म आरएचएस में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कांस्टेंट वाली टर्म जो है वो आरएचएस में हो, कांस्टेंट टर्म इन आरएचएस, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म आरएचएस में नहीं है, अगर ये क्वेश्चन करके लिख लो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जो इक्वेशन है ना, ये तो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में ये कांस्टेंट टर्म आरएचएस में होनी चाहिए। अगर एलएचएस में तो उससे पहले आरएचएस में कर लो, फिर फॉर्मूला लगाना। क्या बोला मैंने? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोली, मैंने बस ये बोला है कि ये फॉर्मूला लगाने से पहले, ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो मेथड है, ये मेथड लगाने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि कांस्टेंट टर्म आरएचएस में हो, इक्वल टू इस साइड, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम देख रहे हो कांस्टेंट टर्म एलएचएस में है, आरएचएस में नहीं, तो पहले से कन्वर्ट कर लो, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये -20 को जाएगा तो +20 हो जाएगा, तो 4x - 5y = 20, और इसमें -15 हो जाएगा तो +15, तो 3x + 5y = +15। अब जो है ना, ये अब आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इस पे फॉर्मूला लगा सकते हो, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कांस्टेंट टर्म आरएचएस में, तो ये तो सही है, इसको फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के कुछ नहीं, बस एलएचएस में तो आरएचएस मिलेगा, बस ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये पहली चीज होगी कि इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, इक्वेशन जो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, आरएचएस में हो, ये पहली चीज। दूसरी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो ये है, देखो एक नाम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बस नाम है, जस्ट एक नाम है, ठीक है। जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम क्या है? सानवी, प्रथम, सिद्धि, कुशाग्र, अभिज्ञान, श्रेष्ठ, सक्षम, प्रशांत, निगम, स्वाति। तो ऐसे हर एक इंसान के कुछ नाम होता है, तो ऐसे एक नाम है। अगर एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, क्या बोला मैंने बोला अगर मुझे एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है, और बहुत सारे मिल रहे तो बात अलग है, पर अगर मुझे एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है, एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उस केस को हम कंसिस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? कंसिस्टेंट बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो इसे कंसिस्टेंट बोल देंगे। यहाँ पे इनफाइनाइटली मिल रहा है, एक तो मिल रहा है ना, तो मतलब ये दोनों केस जो है ना, ये वाला और ये वाला केस, ये दोनों केस जो है, इन दोनों केस को कंसिस्टेंट पेयर बोल देते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट बोल देते हैं। एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर मिल रहा है, यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन तो एक मिल रहा है, इनफाइनाइटली में तो एक से ज्यादा मिल रहा है, तो अगर एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मतलब एक तरह से मिल रहा है, तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। बस नाम है ये, तुम आगे देखोगे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट कह दिया, नाम नहीं दिया भाई तुम्हारे सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो ना, तो तुम कंसिस्टेंट हो। यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, तो एक भी नहीं सॉल्यूशन निकाल पा रहा, तो इसे कह देंगे इनकंसिस्टेंट है। क्या है भाई? ये इनकंसिस्टेंट है। ये बस नाम है, बस जस्ट नाम है, इसमें कंफ्यूज होने की चीज नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जस्ट एक नाम है, ठीक है, जस्ट एक नाम है, तो कंफ्यूज होने वाली चीजें नहीं है, ठीक है जी। तो ये तरीका होता है विदाउट ड्राइंग ग्राफ आप किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हो। विदाउट ड्राइंग ग्राफ आप किस तरह से बताते हो कि इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। a1 b1 के बराबर नहीं है इंटरसेक्टिंग, a1 b1 के बराबर है, c1 के बराबर है कोइंसिडेंट, a1 b1 के बराबर है, c1 के बराबर नहीं है पैरेलल। ये बस याद कर लेना, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास में दो क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे, आपके सामने दो क्वेश्चन मैंने दे दिए यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चन के आपको बताना है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपको बताना है कि कौन से कंसिस्टेंट और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, ये बताना है आपको। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बताओ, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बताओ, जल्दी। ना समझ सी एक लड़की पूरे दिन की जो निकली, देख गई माथे पे बिंदिया, धीरे धीरे धरा गम गए ना, प्यार से जो मेरा गम तो जरा मदम लेना, ओके तुम दिल ना। हाँ जी, हो गया कैसे करेंगे जी? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जी? तो a1/a2 चेक कर ले, तो a1/a2 आ रहा है 2/1, b1/b2 अगर हम चेक कर ले तो क्या आ रहा है 3/-2। तो हम देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर है ही नहीं, और अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो इस केस में हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग होगी, और अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक तो सॉल्यूशन मिल रहा है ना, एटलीस्ट एक तो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट है। क्या है ये? कंसिस्टेंट है। ये दोनों लाइंस क्या है? कंसिस्टेंट पेयर है, ये दोनों लाइंस कंसिस्टेंट पेयर है। इसकी अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो पहले हमने स्टैंडर्ड में कर लिया। अब चेक करें a1/a2 की वैल्यू तो 4/3, b1/b2 की चेक करें तो -5/5 इज -1। तो यहाँ पे भी हमें ये दिख रहा है कि a1/a2 जो b1/b2 के बराबर नहीं है, और a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो फिर हम कह देंगे इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग के केस में हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन है, और एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट है जी। क्या है? कंसिस्टेंट है, दोनों ही कंसिस्टेंट है, ठीक है।
ठीक है, मतलब अब तो तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, अरे ऐसे ही देख सकते हो। मैं तुम्हें क्या बताया था पिछली क्लास में, मैं तुम्हें क्या बताया था पिछली क्लास में, कोशिश करा करो कि दिमाग में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जरूरी नहीं है कि उससे हमेशा सही हो जाएगा, पर तुम एक बार ट्राई करो, ठीक है। जरूरी नहीं है हमें हमेशा पेन उठाने की जरूरत पड़े, हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, यहीं से देख लो ऐसे ही। मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, देखो ऐसे करना ये आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में तो ऐसे लिखना है, बोर्ड में तो लिखना है, बोर्ड में तो ये नहीं लिख सकते कि दिमाग में कर लिया मैडम, है ना। पर ऐसे तो देख सकते हो, देखो 2/1 3/-2 a1/2 b1/2 के बराबर नहीं है, चलो नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगी। 4/3 -5/5 साफ दिख रहा है, a1/2 b1/2 के बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो दिमाग में सोच लिया नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे इंटरसेक्ट होती है, यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट है। तो समझ रहे हो मेरी बात को, तो दिमाग को भी चलने दिया करो, ये दिमाग खाली ऐसे स्थिर मत बैठे रहने दिया करो। जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़े, एक बार दिमाग में करके देखो क्या हो रहा है दिमाग में, ठीक है मेरी जान, समझ रहे हो ना। ऐसे करना होता है चीजों को, ठीक है, ऐसे करना होता है चीजों को। चलिए ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना, आराम से दिमाग लगाना, हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये गोल नहीं है कि तुम्हारे से होना चाहिए, ठीक है, मेरे को ये गोल नहीं है कि तुमसे होना चाहिए, मेरा ये गोल है कि तुम एक बार अटेम्प्ट करो, शायद हो जाए, ठीक है। अटेम्प्ट करना शायद हो जाए, ठीक है, शायद ट्राई करना बस, ट्राई करना वाला क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें स्लाइड्स में मिल जाएगा, एक बार ट्राई करना, ठीक है, शायद हो जाए। डीपीपी नंबर 9 पे आ जाएगा, हम 10th आरएम के डीपीपी नंबर 9, नहीं हां 9 थी, ठीक है। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं बहुत प्यारी, पहले उस चीज को बताने से पहले मैं यहाँ बता दूं, ये है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, खाली पहला चीज लिखी थी। मिनिमम में 3 हमने मिनिमम 3 है, 3 की 3 माइनस ऑफ -4 is +4 by a है 1, तो क्या कितना है 27 into 4 27 into 4 108 इज द आंसर, ठीक है। एक बार देख लो, ये क्वेश्चन तो बहुत दिखेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम्हारे स्कूल के किसी ना किसी टेस्ट में, किसी ना किसी हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये निकालना था, ठीक है। हाँ मैं तुम्हें क्या चीज बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपसे कुछ साल बड़े ही बच्चे हैं, आपसे कुछ साल बड़े ही आपके सीनियर्स हैं, कुछ साल भी नहीं मतलब 2 साल बड़े सीनियर्स हैं, 2 साल बड़े सीनियर्स हैं, जिनका कल नीट का एग्जाम हुआ, ठीक है। एक बात है कि नीट का एग्जाम बहुत मुश्किल आया, ठीक है, मतलब मैं नीट कैटेगरी का बंदा तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो बायो तो मेरा है नहीं डोमेन, ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स डोमेन है, तो मैथमेटिक्स में तो दूर तक नीट का कहीं लेना देना नहीं, थोड़ा बहुत फिजिक्स समझ में आ जाती है। तो फिजिक्स बहुत टफ थी कल वाले पेपर में, कल नीट के एग्जाम के पेपर में बहुत टफ फिजिक्स थी। और अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, बस कि हमें इससे सीखना क्या चाहिए, ठीक है। बहुत टफ था, मतलब काफी बच्चे बहुत परेशान थे कल, काफी बच्चे बहुत उदास थे, बच्चों ने 2 साल मेहनत करी है, इतनी भर के मेहनत करी है, 2 साल, कुछ बच्चे तो ड्रॉप लेते हैं, मतलब नीट में ऐसा है, नीट में एज की लिमिट नहीं होती, तो आप कितनी बार नीट का एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो 3-3 साल 4-4 साल लगातार नीट का एग्जाम दे, 5-5 साल से नीट का एग्जाम दे, आपके कुछ सगे भाई बहन भी होंगे या किसी के कुछ कजन होंगे जो शायद नीट का एग्जाम कल दे के आए होंगे। बहुत मुश्किल एग्जाम था, बहुत मतलब अत्यंत मुश्किल एग्जाम था। जेई का एग्जाम भी बहुत मुश्किल आया था, पर ये जेई के लेवल से भी थोड़ा ऊपर बता जा रहा है, जेई मेंस के लेवल से, जेई एडवांस के लेवल तो बहुत ऊपर होता है, पर जेई मेंस के लेवल से भी ऊपर एग्जाम था, ठीक है। तो मैं ये चीज सोच रहा था कि यार जैसे नीट का एग्जाम है ना, आप में से कई बच्चे होंगे जो आगे जाके फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे जो आगे जाके फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाह रहे होंगे, है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे जो नीट का एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे जो जेई का एग्जाम देंगे, ठीक है। होपफुली अगले साल तक आपको नेक्स्ट टॉपर भी बहुत अच्छी टीम मिलेगी, ठीक है, मतलब भगवान की कृपा है, आप सभी का सपोर्ट रहा। तो मैं वो पॉइंट नहीं बता रहा हूं, मेरे दिमाग में एक और पॉइंट है, मेरे दिमाग में ये पॉइंट है कि आप भी नीट का एग्जाम दोगे, आप भी जेई का एग्जाम दोगे, ठीक है। कल की टफनेस देख के, कल का जो पेपर का लेवल था वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, पेपर बहुत टफ है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पेपर बहुत टफ है तो कट ऑफ भी डाउन जाएगी, ठीक है। और जो जिन बच्चों ने सबसे बेस्ट करा होगा अपना, है ना, अगर पेपर टफ होता है तो कट ऑफ डाउन जाती है, ऑब्वियस सी बात है भाई। जैसे मान लो जितने भी नंबर का पेपर है, मान लो कोई एक्स नंबर पे कट ऑफ गई, तो एक्स नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर होगा, मतलब किसी न किसी बच्चे ने स्कोर करा होगा, तो वो कट ऑफ जाएगी, और उस कट ऑफ के हिसाब से जो बच्चे होंगे वो सारे फिल्टर होंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में एक पॉइंट है कि यार आपको भी आज से 2 साल बाद पेपर देना है, ठीक है, जेई का दोगे, नीट का दोगे, जेई नीट नहीं दोगे कुछ ना कुछ तो दोगे, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ही, है ना, सीयूईटी का एग्जाम हो सकता है तुम दोगे, आगे जाके कोई बच्चा सिविल सर्विसेज का एग्जाम देगा, यूपीएससी के एग्जाम में बैठेगा, कोई बच्चा कहीं क्लैट वगैरह के एग्जाम में बैठेगा, कैट के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एक्स नंबर ऑफ एग्जाम्स होते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं बैठोगे एग्जाम में जाके। तो मेरी जान अपने आप को ना अभी से ट्रेन करना शुरू कर दो कि आप एक लेवल ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार टफ एग्जाम आ रहा है, बच्चों की गलती होगी, बच्चे तो नहीं पढ़े ढंग से, जो बच्चे ढंग से पढ़ रहे थे उनका क्या, ऐसा नहीं है यार, बच्चे बहुत पढ़ रहे थे, ठीक है, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बच्चे खूब रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो बेस जो है ना वो अभी से तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है। हम क्या है ना यार, मैं आपको अपना केस बताऊं, या मैं आप में से भी मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, हम सब लोग जो है ना, हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। हमारे बाप दादा के पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जमीन रखी हुई थी, हमारे बाप दादा ने बहुत सारा सोना रख रखा है घर पे, है ना, या बाप दादा के बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं, हम में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं था, मतलब मेरे पापा जॉब करते हैं नॉर्मल, है ना, मम्मी जॉब करती हैं, और होम लोन था घर के ऊपर बहुत बड़ा, और होम लोन के अलावा हम कोटा गए तो कोटा का एक लोन था हमारे ऊपर, फिर उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें थी, तो हम सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए और क्या ऑप्शन है, तुम क्या करोगे, बिजनेस तो है नहीं कि जैसे 10वीं के बाद या 12वीं के बाद तुम तुरंत बैठ जाओगे और बिजनेस पे बैठ जाओगे, वो तो ऑप्शन नहीं है। तो क्या ऑप्शन आता है, ऑप्शन ये आता है यार या तो बच्चा कोई एक एग्जाम दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ करके हद करके सीयूईटी तो देता ही है बच्चा, सीयूईटी का लेवल बढ़ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है सीयूईटी का लेवल बढ़ेगा, सीयूईटी का लेवल बढ़ जाएगा कुछ दिनों में। तो अपने आप को ना ये मत सोचो कि मैं एवरेज बच्चा हूं, ठीक है, मेंटालिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है, मतलब मेरा ये मानना है। अब इसके आगे कोई नहीं यार, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत हलवा वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे मैंने क्लास में करवा रखे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, सारे क्वेश्चन क्लास में करवा रखे हैं। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं एवरेज मत रहो, बहुत मेहनत करो मेरी जान, बहुत मेहनत करो, ये दिमाग का प्रयोग जो है ना करो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था ना कि क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व करो, है ना। जैसे कल या परसों जो भी क्लास थी जब हम वो बात कर रहे थे कि स्टेप्स जो है वो स्टेप्स क्यों भैया बीच में खा रहे हो, तो आप भी दिमाग में कैलकुलेशन करो, ठीक है, आप भी दिमाग में कैलकुलेशन करो मेरी जान, दिमाग में चीजों को करो, फास्ट बनो, एवरेज मत बनो मेरी जान। एवरेज बन गए हम, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, हमारे पास कोई और जरिया नहीं है यार। मैंने भी जेई का एग्जाम दिया था, जेई एग्जाम देने के बाद मेरे को भी उसी के थ्रू कॉलेज मिला था, उसी के थ्रू कॉलेज मिला, फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाई करी, कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने ये चीज खोली, पर एटलीस्ट कॉलेज तक तो गया भाई। हमारे घर में माँ बाप के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि बच्चा एटलीस्ट एक अच्छे कॉलेज में चले जाए, फिर उसके बाद वो कुछ भी करे बात अलग है।
उसके बाद वो कुछ भी करे उसकी बात अलग है। समझ रहे हो? मैं बहुत कुछ बच्चे इस चीज को नेगेटिव ना ले लें, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के चीज बोल रहा हूँ। तो मेरा बस फील समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज तो हमें चाहिए, ठीक है। हर एक मिडिल क्लास बच्चा जो है उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा एक कॉलेज में चले जाए, एक अच्छे कॉलेज में चले जाए, उसके बाद वो भले कुछ भी करे। जैसे मेरे पापा में थे, उन्होंने शायद मेरे को यूट्यूब वगैरह के लिए इसलिए अलाउ करा क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर ये यूट्यूब से नहीं चला तो बैकअप के लिए इसके पास कॉलेज तो है। कॉलेज से इसको 10 लाख की नौकरी तो मिल जाएगी, है ना। हमारे कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट 10-12 लाख 15 लाख का है। जिस टाइम पे मैं अपने कॉलेज में से ग्रेजुएट हुआ था तो 15 लाख रुपए का एवरेज पैकेज था वहाँ पे। मेरे दोस्तों के लगे हैं 15-15, 20-20 लाख, 12 लाख के पैकेज। मात्र 6-7 महीने की मेहनत करनी होती है, लग जाते हैं। मतलब इंजीनियरिंग का अच्छा कॉलेज होता है, एक नामी कॉलेज है। तो हमारा इस लेवल का तो कॉलेज था। तो शायद मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ये यूट्यूब वगैरह जो है, ये सारी चीजें जो है इसके लिए इसलिए अलाउ कर दिया क्योंकि बैकअप को दिखा था कि अच्छा कॉलेज है इसके पास। तो मतलब कि अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। हम मिडिल क्लास बच्चों के लिए, जिनके पास ऐसा बिजनेस नहीं है, जिनके बड़ी दुकानें नहीं है, या कोई बड़ा जायदाद नहीं है, कोई ऐसा जमीन नहीं है हमारे पास, है ना, कोई खानदानी पैसा नहीं है, खानदानी रईस नहीं है, तो हमारे लिए एक जरिया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिससे कि हम एक अच्छे कॉलेज में जा पाएं। और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो लेवल है ये बहुत ऊपर जा रहा है। तो मेरी जान ये मत सोचो कि एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि कल का पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, पेपर कल बहुत आसान था, बच्चों की गलती नहीं बोल रहा, पेपर बहुत मुश्किल था, मैं बिल्कुल मानता हूं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो बाद में ब्लेम वाली चीज में मत आना, ठीक है। अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है। कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी बात में। लास्ट ईयर जो भी हुआ था नीट में, तुम्हें पता है बहुत बड़ा जो भी स्कैम हुआ था, लोग कोर्ट जा जाके परेशान हो गए, लोगों ने बहुत केस कर लिए, सब हो गया, उसके बाद भी कोई ऐसा कोई सुनवाई नहीं मिली। तो किसी को तुम्हारे फ्यूचर की नहीं पड़ी है। मैं साफ बोल रहा हूं बिल्कुल। आज अगर मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन समझ के बोलूं, ठीक है, मैं को अपना बड़ा भाई मानो, ठीक है, किसी को नहीं पड़ा है कि तुम बाद में कितना चिल्लाओगे, कितना रोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये हार्श रियलिटी है सोसाइटी की। 4 दिन तुम्हारे रिश्तेदार भी आके तुम्हारे को सांत्वना देंगे, 5 दिन वो भी जाके हंसेंगे। किसी ने पढ़ाई नहीं करी होगी, इससे नहीं होगा, इसने नहीं कराओगी मेहनत। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। 4 दिन तो सांत्वना देंगे, 5 दिन वही हंसेंगे, किसने नहीं करा। मैं पेपर इतना मुश्किल आया था, पेपर ऐसा आया था टीचर से नहीं हो पाया, समझो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर आसान था, उसका मैं वो पॉइंट बोल नहीं रहा। मैं तुम्हें बस ये बोलना चाह रहा हूं, मेरी जान, कि अपने आप को तैयार रखो किसी भी सिचुएशन के लिए, और वो आज से ही कर लो, आज से मेहनत करो। ये मत सोचो कि 10वीं है, 10वीं में तो क्या ही यार, 10वीं तो मेरे आसपास वाले दोस्त बोलते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी कि 10वीं में तो क्या ही होता है। 10वीं में कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल मानता हूं 10वीं में कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल मानता हूं 10वीं लेवल बहुत डाउन है, 11 12 से बहुत ऊपर है, जेईई से बहुत ऊपर है। पर उस 11 12 में जाने के लिए, वो जेईई करने के लिए गुजरोगे तो 10वीं के थ्रू ही। भाई रास्ता तो 10वीं वाला निकालोगे। तो 10वीं में एटलीस्ट मेहनत करना तो सीखो। 10वीं में एटलीस्ट एक बेस तो बना लो, एक फाउंडेशन तो अच्छी बना लो। और वो फाउंडेशन अच्छी कैसे बनेगी भैया, आप पूछोगे भैया फाउंडेशन अच्छी कैसे बनेगी, बेस कैसे अच्छा बनेगा, मेहनत करके खूब सारे क्वेश्चन लगाओ। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जो मैं स्लाइड में क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूं, ठीक है, जिसको जाना हो जा सकता है। मतलब मैं ये चीजें जो है थोड़ी एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को पेपर देके थोड़ी चीजें तुम्हें लगी एज अ बड़ा भाई, एज अ आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें कल के पेपर के हिसाब से बताऊं। मैं क्लास में कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं, खूब नंबर क्वेश्चन करवाता हूं, डीपीपी में देता हूं, बहुत बढ़िया। पर अपने आप को इतने मैं नहीं कह रहा कि ये कम है, बिल्कुल सफिशिएंट है, ये करो। पर अगर तुम्हें लगा इसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम है, इसके बाद भी तुम्हारे पास समय मिलता है, तो वो समय में टाइम वेस्ट मत करो। वो समय पे इधर उधर स्कूटी में हांडना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना करो, लिमिट में करो। पर पूरे टाइम बस खेले जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, स्कूटियों पे घूम रहे हैं, थोड़ा सा लिमिट में करो। अगर आपको लगा आपके पास फ्री टाइम है तो बैठ के बुक्स सॉल्व करा करो, बैठ के आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल है, बैठ के करा करो सॉल्व। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना कि बेस बनाओ अपना, एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाओ, उसका मतलब ये नहीं कि कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया कि भैया मैं तो जेईई नीट के बैच में जाना शुरू कर दिया, अब भैया आपने बोला था तो मैंने भैया अभी से नीट की तैयारी कर रहा हूं। इतना नहीं बोल रहा मैं बस ये बोल रहा हूं कि जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत डीपली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हम तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ये मैं डंके के तौर पे गारंटी दे सकता हूं तुम्हें, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब वो पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपर्स की बात नहीं, हर इंस्टीट्यूट यार, सारे इंस्टीट्यूट सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हें जैसा समझ में आता है वैसे पढ़ो। बट अपने आप को वहां तक सीमित मत रखो। अगर तुम्हारे पास उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं बस ये कहूंगा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, और बुक उठाओ, सॉल्व करो अच्छे से, डीपली सॉल्व करो, जितने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ अपना उसमें, डरो मत, घबराओ मत। तुम्हें एवरेज नहीं बनना है मेरी जान, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें एवरेज मत बनो। बाद में ये बहाना मत लगाओ कि मैं तो एवरेज बच्चा हूं। नहीं, क्यों एवरेज, क्यों है भाई एवरेज? एक बात बता, क्यों एवरेज? टाइम तो तेरे पास 24 घंटे हैं, टॉपर के पास 24 घंटे हैं, जो भी एवरेज उसके पास 24 घंटे का टाइम तो सबके पास इक्वल है। पर तो सभी बच्चे नेक्स्ट टॉपर से रहे हैं, पर तो सभी बच्चे 24 भैया से रहे हैं, तो तू अपने आप को क्यों एवरेज बोल रहा है? मतलब तू कहीं ना कहीं ऐसा है जो टाइम चोरी कर रहा है या फिर मक्कारी कर रहा है। समझ रहे बात को? मैं बहुत, अब मैं फिर मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं कल के पेपर को देख के बस मेरे को कुछ चीजें लगी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, बस ये है, ठीक है। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन समझता हूं, तो मैं सोचता हूं यार खाली ये पढ़ाई ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें चाहता हूं आज से तैयार करूं। तुम बहुत मीम देखोगे, तुम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे कि 10th तक कितनी होती, 10th में क्या है, रूट टू रिजर्वेशनल प्रूव करो। मैं बोल रहा हूं 10th कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं 10th बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं 10th में 100 सॉल्व आने बहुत आसान है। अभी देखना कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट टॉपर्स में तुम्हारे सामने लिस्ट ला के दिखा दूंगा, कितने सारे बच्चे 100 सॉल्व लेके आए, मैं तुम्हारे सामने लिस्ट खोल दूंगा। तो मैं नहीं बोल रहा 10th आसान है, 10th मुश्किल है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं 10th बहुत आसान है। बस उसको देख के मत सोचो कि मैंने भैया इंस्टाग्राम पे रील देखी थी 10th बहुत आसान है, आखिरी में पढ़ के नंबर आ जाते हैं, आखिरी में पढ़ के नंबर। मैं बोल रहा हूं आगे एक महीने में पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, बट उस आखिरी के एक महीने के चक्कर में पिछले 10 महीने को मत वेस्ट करो ना। उन 10 महीनों में अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो ना यार। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम देख रहे हो तुम्हारे आसपास जो है माहौल, तुम आसपास देखो तुम्हारे, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पास कोई और चारा है क्या? नहीं है, कोई और चारा भी नहीं है। 10वीं के बाद कोई एकदम तुरंत बिजनेस नहीं खुलने वाला, कोई 10वीं के बाद एकदम तुरंत तुम जमीन नहीं खरीद लोगे, 10वीं के बाद तुम तुरंत गले में जाके नहीं बैठ जाओगे। तुम्हारे पास क्या चारा है? हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे जेईई हो, नीट हो या सीयूईटी हो। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? इन्हीं में से कोई एग्जाम देंगे। तो अगर इन्हीं में से कोई एग्जाम देने की हम सोच रहे हैं और हमें दिख रहा है कि आज के टाइम पे एग्जाम इतने बड़े लेवल के हो गए हैं, तो तुम आज का टाइम तो वेस्ट मत करो ना ये सोच के कि 10वीं तो बहुत आसान है, 10वीं बहुत आसान है, भाड़ में जाए। फाउंडेशन तो स्ट्रांग कर लें, मेहनत करना तो सीख जाए, जिससे कि जब हम 11वीं में जाएं तो एटलीस्ट ये तो ना हो कि 11वीं में जाके हमें दिखा है हमें मेहनत करनी नहीं आती, हमसे तो आर्टिशन सॉल्व नहीं होती। आज अगर तुम इतनी मोटी किताब सॉल्व करना सीख गए, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम पता नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर आज तुमने इतनी मोटी किताब सॉल्व करना सीख गए, अगर आज तुम इतनी मोटी किताब से डरना छोड़ दिया, इतनी मोटी किताब देखकर अगर तुमने आज डरना छोड़ दिया, अगर आज तुमने इतनी मोटी किताब का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो 11वीं में जाके जब इतनी मोटी किताब दिखेगी ना तो तुम डरोगे नहीं, तुम कहोगे इतनी तो मैंने 10वीं में सॉल्व कर दी थी, ऐसी किताबें तो मैंने 10वीं में सॉल्व कर दी थी, तो तुम 11वीं में जाके डरोगे नहीं। जो मैक्सिमम बच्चे जाके 11वीं 12वीं में डरते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डरते हैं, तो उसके लिए आज फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन बनाने का मतलब तुम्हें मेहनत करना सीखना है। तुम्हें इतनी मोटी किताब देख के डरना नहीं है, तुम्हें इतनी मोटी किताबें देख के डरना नहीं है, तुम्हें इतनी मोटी किताब देख के कहना है कि ठीक है 10वीं में तो सॉल्व कर लूंगा। कोई तुमसे 11वीं में जाके बोले कि रात भर पढ़ना है तो तुम डरो मत, तुम तुरंत कह दो कोई बात नहीं, मैंने 10वीं में रात भर जाके पढ़ा है, मैं तो पढ़ लूंगा। तो इसे कहते हैं मेहनत करना। अब मेहनत करना तुम कैसे भी सीखो, मतलब
ये सवाल आसान है, मैं बिल्कुल मानता हूं, पर ऐसे तुमने हजार सवाल कर लिए, मतलब तुम मेहनत करना सीख गया ना। समझ मेरी बात? एक एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम पे आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो 1 घंटा भी टिक के टेबल पे नहीं बैठ सकते पढ़ने के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं अवेयर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आज के टाइम पे तुम में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो 1 घंटा भी टेबल पे नहीं बैठ सकते बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, कि 1 घंटा बैठ के पढ़ लूंगा और 1 घंटा बैठ के बस पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा। आप में से 90% बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे, 90 भी कम बोल रहा हूं, 95% बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो 1 घंटा भी बिना डिस्ट्रैक्शन के सामने बैठ जाएं। समझ रहे हो? यही बच्चे जब 11वीं में जाते हैं ना, तो 11वीं में जाते यही बच्चे जब उनको बोलते हैं टीचर की 3-3 घंटे पढ़ना है, 10-10 घंटे पढ़ना है, तो कैसे पढ़े? हमें तो आदत ही नहीं है, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं, हमने तो आज तक आधे घंटे बैठ के पढ़ा, 20 मिनट ही पढ़ा, उसके बाद 20 मिनट बाद हम मोबाइल लेके बैठ जाते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आज तुम पढ़ तुम कुछ भी हो, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये और क्या कहलाना? ठीक है, ये वाला पार्ट और लिख लो, करो मेहनत, करो दिमाग लगाओ, करो दिमाग, ढूंढो कहीं से भी, करो सॉल्व।